आज दिल्ली के चुनाव से संबंधित ये है कि दिल्ली में चुनाव का माहौल कहाँ है और कौन जीत रहा है, इसके लिए हम चर्चा अपना कर रहे थे। उसमें ये सामने आ रहा है कि जो माहौल आज बना हुआ दिल्ली में चुनाव का, उसमें मैं पार्टी वाइज माहौल बता रहा हूँ। पहला तो आप पार्टी का लेते हैं, जिसमें आप पार्टी ने अभी तक क्या क्या जनता के लिए प्रोविज़न किए थे और क्या की उसमें और जोड़ रहे हैं, वो सारे लेके मैं आपको बता रहा हूँ। आप पार्टी का कार्यक्रम जो है वो देखिए, इन्होंने पहले दिया था बस में महिलाओं को फ्री मुफ्त यात्रा का, जिसका महिलाएं फ़ायदा ले रही हैं और उसमें कोई कमी नहीं है, लोग उससे संतुष्ट हुए हैं। दूसरा है बिजली के बिल में माफ़ इन्होंने उनको किया जो कम यूज करते हैं और गरीब लोग हैं उनके लिए, और वो भी लागू है, लोग पा रहे हैं। लेकिन दूसरा वर्ग जो इससे वंचित है उसके रेट ज़्यादा हैं, ये इसका निगेटिव पॉइंट है। पानी का बिल माफ़ है गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों में लिए और जे कॉलोनियों के लिए, जो कम पानी यूज कर रहे हैं उनके लिए, चाहे जिस वर्ग के हों। लेकिन जो ज़्यादा पानी यूज कर रहे हैं उनके लिए बिल ज़्यादा है। जो वोटर ज़्यादा यूज कर रहे हैं पानी, वो अलग हैं और उनका आप पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। राशन का 5 किलो से इन्होंने कहा 8 किलो हम कर देंगे, साथ में नमक और दाल चीनी का एक किट दी जाएगी। ये एडिशनल है, जिससे लोग सहमत हैं, लोग लेने के लिए इच्छुक रहते हैं। फ्री भी अगर मिलता है तो बड़ी खुशी से लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं चलता रहेगी, इसलिए उस पार्टी को वोट भी देते हैं। ये अलग बात है। आप देखेंगे मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाया, उसमें कुछ जगहों पे तो नहीं सक्सेस हुआ, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत अच्छा चल रहा है, लोग इलाज भी करा रहे हैं, वहाँ से टेस्ट इनके हो जाते हैं इजीली और काम हो रहा है, उसमें भी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। ये मतलब एक प्रचार का वो है कि नहीं संतुष्ट हैं, ये तो मुद्दे बनते रहते हैं। अस्पताल में मुफ्त फ्री की जो चिकित्सा है वो चल रही है, केवल गरीब वर्गों का लिए है, और वो सेंट्रल की भी स्कीम थी और इनकी भी है, वो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि यही गवर्नमेंट करे, क्योंकि वहाँ दवा अब जो जेनरिक दवाएं हैं वो लगभग फ्री मिल रही हैं सभी हॉस्पिटल में। इसी तरीके से आप देखेंगे अभी इन्होंने टैक्सी वालों के लिए, जो ऑटो चलाते हैं, उनके लिए 2 वर्दी की प्रोविज़न बनाया है कि 2 बार उनको इसका भुगतान किया जाएगा, और इसी के साथ उनका 5 लाख का मुफ्त बीमा भी किया है। और इसके बाद देखेंगे गरीब वर्ग के बच्चों का जो प्राइवेट स्कूलों में 10% कोटा था, उसको इन्होंने सख्ती के साथ लागू कराया और भरा गया, और बहुत सारे गरीब वर्ग के बच्चे जो हैं जाके देखिए अच्छे स्कूलों में एडमिशन पाए हैं। उसमें चाहे कांग्रेस के विचारधारा के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आपके, वो करीब करीब सभी पाए हुए हैं जो उसमें आते थे उस वर्ग में। तो इससे इनका जो है इनके प्रति थोड़ी संवेदना ज़्यादा है। और आप देखेंगे स्कूलों का सौंदर्यीकरण, स्कूल पहले जो थे वो दिल्ली गवर्नमेंट के बिल्कुल अच्छी स्थिति में नहीं थे। इस सरकार ने 10 साल में उनको सुंदर तो किया है। एजुकेशन कितना बढ़ा इस पे कोई नहीं ध्यान देता, लेकिन सौंदर्यीकरण हुआ है, ये इनका दिख रहा है, लोग इस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो झुग्गी झोपड़ी जिन एरियो में हैं, क्योंकि इन स्कूलों में अमीर वर्ग के लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते, केवल वही बच्चे जाते हैं जिनके माँ बाप जीवन याचन अपनी किसी न किसी उससे कर रहे हैं, हैंड टू माउथ है, उनके बच्चे ही जाते हैं, उनको वो पर्याप्त दिखता है और उसमें खुश है। ये उनका सौंदर्यीकरण का है।
और एक महिला सम्मान योजना जो आई 2100 की, इसमें बहुत बड़ा एक देखा जाए तो महिलाओं का संख्या जुड़ने वाली है। इसको सरकार ने मना किया कि ये नहीं है, और उस पर कार्रवाई भी हो रही हैं जो फॉर्म भराए जा रहे थे। लेकिन पार्टी ने जब घोषणा कर दी है तो ये घोषणा को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आवाज़ निकल गई तो निकल गई। अब ये पब्लिक में अगर इस पर रोक लगती है, कोई तरीके का एक्शन होता है, तो ये नहीं देखेगी महिलाएं कि हमें ये योजना गलत है या सही। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने अगर घोषणा की है तो ये हमारे लिए लागू होगी। तो एक तरीके से वोट बैंक के रूप में ये कन्वर्ट होते नज़र आएंगे आपको। ये मिले न मिले, गलत है या सही, इससे कोई लेना देना उन महिलाओं का नहीं है। बस अगर उस पर रोक लगती तो उनका एक ही हो जाएगा कि ये जो लोग हैं आप पार्टी के अलावा कांग्रेस और बीजेपी जो भी हैं, वो केवल उनकी वजह से हमको नहीं मिलेगा। तो ये मुद्दा उन्होंने एक तरीके से बिना दिए हुए अपने फेवर में कर लिया है। और शराब की दुकानों पर सस्ती शराब का जो चल रहा था अभी, वो वही वर्ग है जो दिन भर काम करने के बाद और ठेके पे जाके सरकारी राजस्व अपने उससे बढ़ाता है। तो वो वर्ग वो है कि जो जिसे हमें कहा कि ना वो गरीब है लेकिन मजदूर है और काम करता है, वो ज़्यादा इस तरीके की उसमें उनको, आप चले जाइए किसी भी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में, उनमें नशाखोरी बहुत ज़्यादा है। तो इसका फ़ायदा ये है कि उनको फ्री की मिले चाहे घर बिक जाए, उन्हें सस्ती मिले चाहे नुकसान हो जाए। तो ये लोग जो हैं वो इस सरकार को चाहते हैं, कहीं न कहीं वोट बैंक चाहे 2% हो चाहे 5% हो, है इनके साथ। और इसी तरीके से आप देखेंगे जे कॉलोनी में और झुग्गी झोपड़ी में आप देखेंगे कि ये सरकार जो है विशेष ध्यान दी थी उनकी सफाई की, उनके यहाँ पानी की, उनके यहाँ बिजली के कनेक्शन इजली दे रहे थे, पानी के दे रहे थे। और वहाँ पर इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनको भी ऑपरेट तरीके से किया, और वो लोग उसमें काफ़ी उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनको सहूलियत है। इसलिए झुग्गी झोपड़ी और अनधिकृत कॉलोनियाँ और जो आपके जे कॉलोनी हैं जिनमें विस्थापित हुई थी 75 से 76-77 तक, उन कॉलोनियों में इनकी घुसपैठ काफ़ी अच्छी हो गई है। इसी तरीके से देखेंगे मौलवियों को जो 18,000 का वेतन दिया जा रहा था, उसमें 17 महीने जो बोल रहे थे कि वो नहीं मिला है, तो उसे 7 महीने से अगर नहीं मिला तो कोई नहीं, तो देंगे। लेकिन इसके साथ साथ में आप पार्टी ने एक बड़ा भारी और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि मंदिर और गुरुद्वारे में जो ये पुजारी होते हैं इनको भी वेतन मिलेगा। अब ये वेतन का मामला जो है ऐसा हो गया कि कोई भी होगा वो लालच में आता है। पुजारी और गुरुद्वारा, तो देखिए गुरुद्वारा चलता है गुरुद्वारे के चंदे से, वहाँ इनकी घुसपैठ तो होनी नहीं, लेकिन सिंपैथी के तौर पे ये होगा कि हमारे लिए इन्होंने सोचा। ये एक मुख्य उद्देश्य उनका आपका कि हम इतना कहेंगे तो उनके मन में, उनके उसमें एक जिसे कहते हैं कि हम चर्चा में आ जाएंगे उनके अंदर, और चर्चा में आ गए, मंदिरों में भी आ गए और वहाँ भी आ गए। पुजारियों ने काफ़ी चर्चा शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट है आप आने वाले समय में देखिएगा कितना इसको डैमेज कंट्रोल बीजेपी और कांग्रेस कर पाती है। ये तो आप पार्टी का आप देख रहे हैं कि काम किए ना हो, लेकिन पब्लिक में जो है इनके ये चर्चे विधिवत चल रहे हैं और इस पर इनका प्रचार भी चल रहा है, इनके कैंडिडेट मैदान में उतार दिए गए हैं। तो ये तो आप पार्टी की स्थिति है जो आज की डेट में है। अब बीजेपी के देखिएगा, बीजेपी के वोटरों का मैं बता रहा हूँ, 2003 में इनकी बीजेपी की लास्ट गवर्नमेंट रही वहीं तक, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद
10 साल तक। 2013 में जब कांग्रेस हारी तो आप पार्टी के सहयोग से बनी, क्योंकि आप पार्टी के वोट को ही इन्होंने कन्वर्ट किया था अपने वोट में, आप पार्टी ने। तो कांग्रेस ने गलती वहाँ की जो आपको समर्थन दे के उनको दोबारा वो किए, और उसके बाद उन्होंने समर्थन वापस लिया, सरकार गिरी, और 2015 में फिर से इलेक्शन हुआ जिसमें आप पार्टी 67 सीटें लाई और 3 सीटें इनकी कांग्रेस की नहीं बीजेपी की रही। कांग्रेस तो 0 हो गई थी। तो जो बीजेपी की सीटें 3 आई, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके कहने में पूरी जनता जो है काफ़ी परसेंट, मोर देन 60% उनके साथ हो गई थी, उनके ऊपर विश्वास कर ली थी, और इलेक्शन में उनको इतने मतों से जिताई कि किसी को कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसी तरीके से आप देखें कि इनके परफॉर्मेंस को 5 साल बाद फिर बीजेपी ने बड़े जोर से उठाया, और ऐसा हुआ कि लगा कि बीजेपी सत्ता में आएगी, लेकिन सत्ता में नहीं आई। उसके बदले 2020 में उनको केवल 5 सीटें मिली और बाकी सीटें इनको मिली, बीजेपी को 65 और 8 बीजेपी को मिली थी 2020 में। अब ये देखें क्या है कि इतना प्रचार, और बीजेपी कैडर करीब करीब उस समय वोट 38.5 के करीब रहा है, और इनका वोट 2020 में आप पार्टी का 53.5 के करीब रहा। तो ये जो डिफरेंस है उस समय 2020 का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको पाटना बीजेपी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस जो थी इलेक्शन तो लड़ी थी, लेकिन उनको सीटें नहीं मिली थी, वो वोट काटने के काम वो तब भी किए थे। लेकिन अब समस्या ये हो रही है आज की डेट में कि इनके जो वादे मैंने पहले बताए उससे बहुत बड़ी पॉपुलेशन इफेक्टेड है और उनके साथ चल रही है। ये मेन मुद्दा बन गया है, जिसकी काट में आज की डेट में आप देखेंगे बीजेपी का आज की प्रेजेंस में आज देखें तो उनका सतह लेवल पे कोई प्रचार नहीं है, उनके कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, और जो आप पार्टी की घोषणाएं हो रही हैं, जो वो जनता में लेके जा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया हो रही है पार्टी के वक्ताओं द्वारा। लेकिन जनता के लेवल पे समाज में जिसे चौपाल कहते हैं, या घर घर में या मोहल्ले में कोई ऐसा स्पष्टीकरण की प्रक्रिया नहीं चालू है कि जिससे उनके उत्तर से लोग संतुष्ट हो जाएं और आपके प्रचार से थोड़ा वो निगेटिव थिंकिंग में आए। ऐसा कुछ नहीं है। अब इनके पास मुद्दा क्या है? शराब घोटाला है बीजेपी पर पास, स्कूल घोटाला है, सीएम आवास जांच का मामला है, परिवहन जांच का मामला है, जल बोर्ड भ्रष्टाचार का मामला है, अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला ये उठाए हुए हैं, पीडब्ल्यूडी में जांच कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार की, यमुना सफाई आदि में ये भ्रष्टाचार और काम न कर पाने की घोषणाएं कर रखे हैं। और उसी को पूरे उसमें जब देखिए चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे नेशनल चैनल हो, चाहे या बड़े चैनल हो, उन सब पे चर्चा में यही इतना रहता है। लेकिन मेन बात आती है जमुना सफाई के बाद कि इनकी स्कीम इससे पहले एमसीडी के कार्यक्रम को बीजेपी ही रही एमसीडी में हमेशा, और एमसीडी ही मेन जो है सड़कों से लेके मोहल्लों तक की सफाई के लिए जिम्मेदार है, नालियों तक की बहुत सारी एरिया की जिम्मेदार है। तो उस पे वो कभी कोई संतोषजनक कार्य नहीं किए थे, जिसकी वजह से पिछली बार इलेक्शन में जहां बीजेपी की एमसीडी में तूती बोलती थी, वहां बीजेपी नीचे आई और आप वहां पे स्थापित हो गई। अब एक ही निगेटिव है, आपने जो वादे किए थे अभी पूरे नहीं हुए और ये लोग काम कर रहे हैं उस पर। इसको भी बीजेपी ने खुल के देखा जाए
तो समाज में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किए हुए कामों की कमियों को निकालते तो वहाँ के मोहल्लों को पता चलता, मोहल्ले वालों को पता चलता कि कम से कम मेरे लिए तो कुछ बात हो रही है, कि ये सामने खड़े तो हो रहे हैं और काम करवा रहे हैं, जबकि काम नहीं होना था। तो ऐसी एक्टिविटी भी खास तौर पे नहीं दिख रही हैं जो इनको फ़ायदा पहुंचा सके। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जब ये सारे चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अलावा जो इन्होंने मुद्दे मैंने अभी 8-9 बताए थे, उस पर ये इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन उस पर कैसे लड़ेंगे, क्योंकि जांच एजेंसियों का कोई प्रोग्रेस है ही नहीं 3-4 साल से। क्योंकि मुद्दा तो सीएम आवास का, शराब घोटाले का, ये तो कांग्रेस ने उठाया था, और सीएम आवास का बीजेपी ने उठाया था। तो ये सारे मुद्दे जो हैं अभी जांच में ही हैं, इस पर कोई कार्रवाई देखा जाए तो ठोस अंतिम रूप नहीं ले पाई है कोई भी। और आप देखेंगे मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग इनका वोट बैंक है बीजेपी का, और कुछ धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हिंदुत्व वाले हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो वर्ग हैं ये वोट देने नहीं जाते, इनकी वोट परसेंटेज भी कम रहती है, ये बूथ तक बहुत कम पहुंचते हैं, इनका 30-40%, 45% से ऊपर ये जाते ही नहीं। अब बीजेपी के लिए इनको निकालने की क्या प्रक्रिया होगी, वो किस हद तक इनको वोट बैंक को अपने बूथ तक ले जा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जिनको मैंने गिनाया वो वर्ग जो है कंप्लीट वोटिंग के लिए जाता है और वोट डालता है, और वो ये नहीं देखता कि गर्मी है कि सर्दी है। ये सारी चीज़ों के साथ उनका वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है, इनका कम होगा। इसको बीजेपी को इंटैक्ट करना है, कैसे करें अभी इस पे भी कोई जो है सतह लेवल पे कोई कारण नहीं दिख रहा। लेकिन जो सनातन वर्ग धर्म के लेके, हिंदुत्व को लेके जो वार्ताएं चल रही हैं वो काफ़ी हद तक जनता में फैली हुई हैं, और ध्रुवीकरण करने की कोशिश इन्हीं मुद्दों पे किया जाएगा, इनके आप पार्टी के इलेक्शन को जवाब देने के लिए। तो ये किस हद तक ध्रुवीकरण यहाँ होता है, और अगर इस ध्रुवीकरण में मुसलमान मुखर होके आपके साथ आक्रामकता नहीं लेता, तो हमको लग रहा है ध्रुवीकरण में थोड़ी कमी आएगी, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा। ये कंट्रोल कैसे होगा, इसी में आप देखें जो बीजेपी के वोट बैंक है, बीजेपी के वोट बैंक में इस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और काफ़ी बड़ा यहाँ पे उनका योगदान है, वो योगदान बड़ा मायने रखता है। अगर वो नहीं पेंशन स्कीम से संतुष्ट हैं तो विरोध में ही वोट देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा बीजेपी विचारधारा के विरुद्ध रहते हैं, वो वोट नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें हैं मध्यम वर्ग की, वो भी उन्हीं के फेवर में, आपके फेवर में या कांग्रेस के फेवर में जाएंगे। और कांग्रेस का मेन मुद्दा आप देखें, कांग्रेस अभी अपने वोट के लिए मुद्दे ढूंढ रही है। एक मुद्दा तो उन्होंने अभी जैसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बाद उनके लिए स्मारक के रूप में उनका बनाया जाए, वो मुद्दा उठा के उन्होंने सिखों के वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश शुरू की हुई है। तो ऐसे मुद्दे वो भी ढूंढ हैं। और आप देखेंगे शीला दीक्षित के जो किए काम थे 2013 तक के, उनको एग्जाम्पल दे के कि दिल्ली का विकास जो है उन्होंने किया, अभी तक कोई नहीं किया, अगर हम आएंगे तो हम ही करेंगे, और कोई पार्टी दिल्ली का विकास सुनिश्चित मतलब तरीके से, जिसे कहते हैं कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम में जिस तरीके से विकास हुआ वैसा नहीं कर पाएंगे। तो वो उसको दिखा के, उसे एक एग्जाम्पल दे के अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जे कॉलोनी 1975 में
जो इमरजेंसी के बीच में इन सबको शिफ्ट करके जे कॉलोनियाँ बनाई गई थी, वो भी कांग्रेस के वोट बैंक थे और धीरे धीरे वोट बैंक कांग्रेस ने नहीं सहेज पाए, नहीं उनको अपनी तरफ कर पाए, वो आपकी तरफ, आप पार्टी की तरफ चले गए और कुछ बीजेपी ने भी उसमें सेंधमारी की और बीजेपी वोट बैंक में वो कन्वर्ट हो गए। अब उनको उस वर्ग को भी और में वो अपने घुसपैठ करना चाह रहे हैं कि हम ही आपके पुराने दोस्त हैं, पुराने हितैषी हैं, इसलिए हमारे साथ आपको रहने पे अच्छाई रहेगी और हम ही शुभचिंतक हैं। वर्तमान में आप देखें कि जो इनके नेता, युवा नेता कहें संदीप दीक्षित जी और माकन जी और कुछ इनके उत्तर प्रदेश मतलब दिल्ली प्रदेश में जो युवा कांग्रेसी नेता हैं जो आजकल पार्टी में सक्रिय हैं, उन लोगों का कहना ये था, सोचना ये था कि हम किसी के साथ न करके अपना वो इलेक्शन खुद लड़ें और अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाएं और स्ट्रेंथिंग करें। इस विचारधारा को इनके नेतृत्व ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने मान के इनको दिया कि आप आगे बढ़िए, हम साथ हैं। और वोटर लिस्ट इसके क्या वो इन्होंने कैंडिडेट का कुछ घोषणाएं भी कर डाली उन्होंने। तो इससे ये लगता है कि अब ये आप पार्टी के साथ ये कोई समझौता नहीं करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अब यहीं पे आप पार्टी का नुकसान होगा, जो उनका पुराना वोट बैंक है, कितना आपसे कांग्रेस अपनी तरफ खींच ले जाती है कि 53.5% से कितना नीचे ला पाती है। अगर 14% नीचे ला भी वोट बैंक अपनी तरफ, तो समझिए कि आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसी की भरपाई करने के लिए आप पार्टी ने जो घोषणाएं, महिला का सम्मान निधि कर दी, टैक्सी, इनके ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का जो उन्होंने राहत दी, जीवन बीमा की दी और उनकी लड़कियों की शादी की दी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको बैलेंस करने के लिए था। और साथ में अभी मंदिर और गुरुद्वारे का जो उन्होंने दिया कि ये जो गुरुद्वारा और इनको हम वेतन देंगे, ये भी बैलेंस करने के लिए किया गया। इसका मतलब है कि आप जो है अपने नेगेटिव वोट को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, भरपाई करने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस की तरफ पे जा सकता है। तो इस तरीके से सतर्क हुई पार्टी जो है वो अपना काम कर रही है, वो है आपका जो इस समय आप देखें तो जो कुछ चल रहा है लोगों में चर्चा में है वो प्लस है, और दूसरे नंबर पे बीजेपी आती, तीसरे पे कांग्रेस है। तो ऐसी स्थिति में आज अगर हम ये वो कहें तो प्रथम स्थल पे तो पहला स्थान तो आपको मिल रहा है और दूसरा बीजेपी को, तीसरा कांग्रेस को। तो ये अभी मतलब है कोई फाइनल नंबर बता पाना एक गलत होगा। तो इसलिए जब तक बीजेपी अपने कैंडिडेट की लिस्ट नहीं निकाल देती और उसके कैंडिडेट लिस्ट निकलने के बाद असंतुष्टों की लिस्ट कितनी बड़ी होती है, वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कितने पार्टी छोड़ते हैं, कितने नहीं छोड़ते, ये सारा देखने के बाद ये लगेगा कि यहाँ पे तीनों पार्टियों का स्टेटस, अस्तित्व क्या होगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बताना संभव होगा। धन्यवाद। अगला जो मैं आपको विश्लेषण करूँगा वो कुछ दिन बाद, जब तक इनका वो नहीं आता, खुल के लोग प्रचार में नहीं आ जाते, तब तक नहीं कर पाना संभव है। तो अभी जो है आज के लिए इतना। अगले प्रसारण में, अगले हमारे विश्लेषण में आप दोबारा देखेंगे इनके बारे में, दिल्ली चुनाव की विशेष समाचार में ये प्रतिक्रिया। नमस्कार।